नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। बुलेटिन में हर अहम खबर पर डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान संकट पर कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी को दी रिपोर्ट। अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किलें। विधायक दल की बैठक का किया बहिष्कार। गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का किया ऐलान। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा नाम। झंडे का भी किया अनावरण। कहा जम्मू कश्मीर में शांति सर्वोच्च प्राथमिकता। गलत जानकारी देने वाले यूट्यूब चैनलों पर केंद्र की बड़ी कार्रवाई। 10 यूट्यूब चैनल और 45 वीडियोस किए गए ब्लॉक। फेक न्यूज के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो रवाना। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर होगा जोर। और देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम। मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। राष्ट्रपति मुर्मू ने मैसूर में दशहरा महोत्सव की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी सभी को बधाई। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के हुबली में आईआईटी के नए परिसर के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि देश आध्यात्म को समृद्ध करने वालों के ऋणी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए उसका अपना प्लेटफॉर्म होगा और इस उद्देश्य के लिए यूट्यूब का उपयोग अस्थायी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक टेम्पो ट्रैवलर के खाड़ी में गिरने से 7 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। अमेरिका और उसके कई पश्चिमी सहयोगी देशों ने चीन के शिजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के कथित हनन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विशेष चर्चा कराने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इटली के राष्ट्रीय चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले हैं। देश की पहली दृढ़ दक्षिणपंथी सरकार के गठन और पार्टी की नेता जियोर्जिया मेलोनी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होता नजर आ रहा है। मध्य रूस स्थित एक स्कूल में बंदूकधारी ने हमला कर दिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लोग घायल हो गए। दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलट समेत सेना के 6 अधिकारियों की मौत हो गई। ब्रिटेन की नई सरकार द्वारा करों में कटौती और खर्च को बढ़ावा देने की योजना सामने आने के बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश पाउंड में तेज गिरावट हुई। फिलीपींस के उत्तरी द्वीपों में तूफान नोरू की विभीषिका के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की श्रृंखला में हराकर आईसीसी T20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज इंग्लैंड पर बढ़त बनाकर 7 अंक की कर ली है। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में सियासी संकट बरकरार है। कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने जयपुर दौरे के बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पार्टी की ओर से गतिरोध दूर करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षक आज जयपुर से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद सीधे 10 जनपद पहुंचकर उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और राजस्थान सियासी संकट की जानकारी दी। कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद थे। 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है?
राजस्थान में सियासी संकट उस वक्त खड़ा हो गया जब दिल्ली से कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर पहुंचे और पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार को रात को मुख्यमंत्री आवास पर होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार कई विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने अलग से बैठक की और फिर वे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मिलकर उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट मुख्यमंत्री आवास में इंतजार करते रहे और अंत में मीटिंग नहीं हुई। हालांकि सियासी संकट के बीच आज मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मुलाकात हुई। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि राजस्थान में कुछ विधायकों का आधिकारिक बैठक में शामिल न होना, उसके समानांतर कोई अन्य बैठक करना अनुशासनहीनता है। उन्होंने कहा कि विधायकों का एक समूह सशर्त प्रस्ताव पारित कराने पर जोर दे रहा था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं शादाब अहमद, जो न्यूज एडिटर हैं राजस्थान पत्रिका समूह के। शादाब, राजस्थान का सियासी संकट, क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? जी देखिए, अभी जो आप जो बता रही थी कि जो अजय माकन है और मल्लिकार्जुन खड़गे है, उन्होंने थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और इस बात को लेकर पूरा जो घटनाक्रम हुआ है कल से लेकर और आज सुबह तक, उसकी उन्होंने जानकारी दी है। इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि अनुशासनहीनता को लेकर कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं की है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कार्रवाई 3 मंत्रियों पर हो सकती है, जो ये मीटिंग बुलाई गई थी समानांतर तौर पर। और इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शांति धारीवाल ने भी जयपुर में की है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे जो है अजय माकन पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि वे जो है सचिन पायलट का पक्ष ले रहे थे और कई दिनों से विधायकों पर दबाव बना रहे थे कि वो पायलट के फेवर में करें। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो गहलोत के जो वफादार नेता हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो उनमें और आला कमान की तरफ से भेजे गए ऑब्जर्वर या कह सकते हैं उनके जो प्रदेश प्रभारी महासचिव अजय माकन है, उसके बीच में टकराव पैदा हो गया है और सीधे सीधे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग चुके हैं। क्योंकि अजय माकन ने ये कहा है कि शांति धारीवाल की जो मीटिंग बुलाई गई है, जिन एमएलए को इकट्ठा किया गया है, वो सीधे तौर पर अनुशासनहीनता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इधर धारीवाल आरोप लगा रहे हैं माकन पर, और माकन ने एक रिपोर्ट अपनी दी है सोनिया गांधी को, उसमें ये कहा है कि जो ये अनुशासनहीनता की है, इसकी लिखित रिपोर्ट सोनिया गांधी को कल सुबह तक दी जाएगी। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षक आज जयपुर से दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसके बाद उन्होंने 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है और राजस्थान सियासी संकट की जानकारी भी दी है। और उन्होंने बताया है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी उस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने उस पूरी जो राजस्थान की तमाम जानकारी को उन्होंने सोनिया गांधी को बताया। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए और दिल्ली के हाल को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद फातेह टीपू। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, वहीं पर पार्टी के अंदर ही अंतर कलह नजर आती है। अगर हम इस सवाल की बात करें कि कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष, इसका जवाब पाने के लिए कई समीकरण बदल जाते हैं, क्योंकि इससे पहले हमें ये सवाल का जवाब देना जरूरी है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजस्थान के सियासी संकट का दिल्ली मुख्यालय पर क्या असर है और क्या रुख अपनाया है दिल्ली मुख्यालय ने? देखिए, इस वक्त दीक्षा हम यहाँ पर 24 अकबर रोड, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर मौजूद हैं। राजस्थान की सियासत की अगर आप बात करेंगी तो पिछले 2.25 साल के दरमियान ये दूसरा ऐसा संकट है जिसमें किरदार बदल गए हैं और काम वही चल रहा है। इसके पहले अगर आप 2 साल के पहले की बात करेंगी तो सचिन पायलट गुट पूरी तरीके से हावी था कि किस तरीके से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भेजा जाए, लेकिन अब जो है सिक्का पलट गया है। अभी चूंकि ये ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अशोक गहलोत समर्थक विधायक पूरी तरीके से, उनकी पूरी कोशिश है कि अशोक गहलोत की जो शर्तें हैं वो आला कमान के जरिए माना जाए। और ये गौर करने वाली बात है कि ये उस वक्त हो रहा है जब राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से
संगठन को मजबूत करने की कवायद पर लगी हुई है। देखिए, इन्होंने 3 शर्तें रखी हुई हैं कि जब ये कांग्रेस अध्यक्ष का पद का नामांकन अशोक गहलोत करें तो इसमें जो 102 विधायक हैं जिन्होंने कल इस्तीफा भी सौंपा, उनकी पसंद का मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरी शर्त यह है कि उनमें से मुख्यमंत्री बनाया जाए, और तीसरा ये कि 19 अक्टूबर के बाद जब चुनाव हो जाए तब जो है मुख्यमंत्री का चयन किया जाए। तो इन तीनों शर्तों को जो वहाँ के पर्यवेक्षक हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनको सिरे से खारिज किया, और उन्होंने ये भी जो है आग्रह किया कि इसको जो रेजोल्यूशन है कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन का जो रेजोल्यूशन है उसमें भी सशर्त इसको शामिल किया जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो शर्त है ये पूरे कांग्रेस के इतिहास में आज तक रेजोल्यूशन चुनाव के दरमियान शामिल नहीं किया गया। तो फिलहाल अभी बहुत ही संशय की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल ये खबर आ रही है कि कमलनाथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस वक्त मुलाकात करने के लिए 10 जनपद गए हुए हैं, और मुकुल वासनिक का भी नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सामने दीक्षा आ रहा है। अभी फिलहाल ये एक संशय की स्थिति है, क्योंकि आप देखिए कि आलाकमान के सामने एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। अगर गहलोत की बात किया जाए तो 3 पीढ़ियों से इन्होंने कांग्रेस परिवार के साथ में काम किया। वहीं सचिन पायलट भी युवा नेता हैं और युवाओं में अपील रखते हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही पसोपेश की स्थिति आलाकमान के सामने है कि किस तरह का निर्णय लिया जाए, क्योंकि पूरा किस तरह का निर्णय लिया जाए एक बड़ा सवाल रहेगा मुख्यालय के सामने। और बहरहाल कमलनाथ जो कि पहुंचे हैं मध्यस्थता के लिए, अब देखते हैं कि आने वाली स्थिति में क्या फैसला लेगी कांग्रेस आलाकमान। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टीपू। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल में कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की स्थापना की है। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि डीएपी का किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी से कोई मुकाबला नहीं होगा। यह जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत कांग्रेस के 2 दर्जन से अधिक प्रमुख नेताओं ने आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस से 5 दशक से अधिक समय पुराना अपना नाता तोड़ लिया था। नहीं किसी पार्टी की सोच हमको प्रभावित कर सकती है। हमारी अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण अलग है, अपनी विचारधारा, वही विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा उन्होंने हमें दी। सरकार ने धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाने के इरादे से सामग्री में छेड़छाड़ करने और फर्जी खबरें प्रसारित करने के लिए 10 यूट्यूब चैनल और 45 वीडियोस को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी है। जिन वीडियोस को प्रतिबंधित किया गया है उन्हें कुल मिलाकर 1.30 करोड़ बार देखा जा चुका है, और उनमें दावा किया गया है कि सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकार छीन लिए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन चैनलों में ऐसी सामग्री थी जो समुदायों के बीच भय और भ्रम फैलाती है। इससे पहले सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले 102 यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक अकाउंट्स को प्रतिबंधित किया था। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध भी लगाया है, उनको सस्पेंड भी करवाया है, क्योंकि ये लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा था, और जो मित्र देश हैं उनके साथ भी संबंध खराब हों, इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज देर शाम टोक्यो के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री कल बुडोकन में शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। वो भारत की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद वे टोक्यो के अकासाका पैलेस जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे से भी मुलाकात करेंगे। शिंजो आबे की इस साल 8 जुलाई को प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के कल राजकीय अंतिम संस्कार में मौजूद होने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक में भारत और जापान के रिश्ते को और मजबूत करने पर बातचीत होगी और वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की जाएगी। Prime Minister Abe made significant contributions to deepening India-Japan relations, turning a largely economic relationship into a broad, comprehensive
and strategic partnership, making it pivotal for the security of both our countries and also for region's security. Prime Minister Abe's famous quote-unquote confluence of two seas speech in the Indian Parliament in 2007 laid the ground for the emergence of Indo-Pacific region as a contemporary political, strategic and economic reality. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य और चिकित्सा के ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है। देश में चिकित्सा विश्वविद्यालयों की संख्या 2013-14 में 387 से बढ़कर 2022 में 596 हो गई। अहमदाबाद के सानंद में 350 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल की आधारशिला रखते हुए अमित शाह ने कहा कि इस अस्पताल से सानंद औद्योगिक क्षेत्र के 1,30,000 से अधिक लोगों को फायदा होगा। 2013-14 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे और 21-22 में 387 से बढ़कर 596 मेडिकल कॉलेज पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। MBBS की सीटें 51,000 थी, इसको बढ़ाकर 89,000 लगभग 90,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। सरकार ने इस समय लागू विदेश व्यापार नीति को 6 और महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। मौजूदा विदेश व्यापार नीति को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी अवधि 30 सितंबर को ही समाप्त होने वाली थी। उद्योग संगठनों एवं निर्यात संवर्धन परिषदों जैसे विभिन्न क्षेत्रों से मौजूदा व्यापार नीति को ही फिलहाल बनाए रखने का अनुरोध किया गया था। ये संगठन मौजूदा हालात में नई विदेश व्यापार नीति लागू करने के पक्ष में नहीं थी। विदेश व्यापार की गतिविधियों से जुड़े तमाम संगठनों का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों और रुपए की स्थिति में आ रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए अभी मौजूदा नीति को ही जारी रखना सही होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा PG के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसके लिए 6.07 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। CUET PG के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों में 3.02 लाख महिलाएं और शेष पुरुष थे। NTA ने CUET PG के लिए विषयवार टॉपर की घोषणा की है। UGC ने रविवार को CUET चुनने वाले विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर कहा था कि वे नामांकन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। UGC ने इन विश्वविद्यालयों से कहा था कि आपसे वेबसाइट, पोर्टल सहित दाखिला प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जरूरी तैयारी करने का आग्रह किया जाता है, ताकि PG पाठ्यक्रम में दाखिले की प्रक्रिया समय पर प्रारंभ की जा सके। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद शहर के नजदीक भाडज सर्कल पर भाडज ओवरब्रिज और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एकता, विविधता में विश्वास करती है और जिसकी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता अडिग है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलक्कड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। आज पदयात्रा का 19वां दिन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नंदा गौरा योजना के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। साथ ही नंदा गौरा योजना पोर्टल का उद्घाटन भी किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दाखिल एक याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। याचिका में धन शोधन के मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है। पटियाला कोर्ट ने जैकलिन फर्नांडिस को अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में गठित एसआईटी की प्रभारी पी रेणुका देवी जांच में जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम ने वन तारा रिजॉर्ट को तोड़े जाने से पहले सभी सबूत इकट्ठे कर लिए थे। लखनऊ के इंटौजा में कुम्हारवा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलट जाने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। एसडीआरएफ की सहायता से सभी लोगों को निकाला गया है। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं कुछ और अन्य खबरों पर। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर 204.5 मीटर के चेतावनी के स्तर से ऊपर पहुंच गया और अगले 2 दिन में इसके और बढ़ने की आशंका है। दिल्ली बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने कहा कि जलस्तर चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। नियंत्रण कक्ष ने हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 2,95,212 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना दी है, जो इस मानसून सीजन में अब तक का सबसे अधिक है। कई देशों के केंद्रीय बैंकों के ब्याज दरों में वृद्धि और वैश्विक बाजारों में मंदी की आशंका के चलते घरेलू बाजारों में गिरावट आई है। लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में लगातार चौथे कारोबार सत्र में गिरावट आई है और ये 953.70 अंक यानी 1.64% की गिरावट के साथ 57,145.22 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 311.05 अंक यानी 1.80% की गिरावट के साथ 17,016.30 अंक पर बंद हुआ। एशिया के दूसरे बाजारों में दक्षिण कोरिया का कास्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट में बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख दिखा। अमेरिकी बाजार में भी गिरावट रही। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.75% की नरमी के साथ $85.50 प्रति बैरल पर आ गया। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ओडेसा में यूक्रेनी बंदरगाह के पास हुए ड्रोन हमले से वहां विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। यूक्रेनी सेना की दक्षिणी कमान ने बयान में बताया कि प्रमुख दक्षिणी शहर में हाल ही में कई ड्रोन हमले किए गए हैं। बीती रात एक सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला किया गया, जिससे वहां गोला बारूद में विस्फोट हुआ। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। इस बात को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई कि रूस अपने नियंत्रण वाले यूक्रेन के कुछ हिस्सों में जनमत संग्रह कराने के बाद संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इस जनमत संग्रह को अवैध बताया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने स्पष्ट किया है कि रूस के इस संघर्ष में परमाणु हथियारों का उपयोग करने पर उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैसूर शहर में 10 दिन तक चलने वाले दशहरा महोत्सव की शुरुआत की है। कर्नाटक में नदा हब्बा के रूप में मनाए जाने वाले महोत्सव के दौरान राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाया जाएगा। राष्ट्रपति ने चामुंडी पहाड़ी पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर के पास में मैसूर राजघराने की देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति पर पुष्प वर्षा कर वृश्चिक लग्न के दौरान उत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान वैदिक मंत्रों का पाठ किया गया। द्रौपदी मुर्मू मैसूर दशहरा में हिस्सा लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। कोविड के कारण बीते 2 साल से ये महोत्सव सादगी से मनाया जा रहा था, लेकिन महामारी का प्रकोप कम होने के परिणाम स्वरूप इस बार ये उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को बधाई दी है। देश भर के मंदिरों और पंडालों में भक्त दर्शन के लिए कतारों में लगे हैं। कहीं पूजा अर्चना हो रही है तो कहीं गरबा का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात के वडोदरा, यूपी के वाराणसी के साथ साथ कटरा के वैष्णो देवी मंदिर में भी
नवरात्र की श्रद्धा और उमंग से भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की कुछ झलकियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। जय माता की।